हेलो दोस्तों, मैं तिशा सिंह आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस के टेस्ट नंबर 5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो टेस्ट पेपर है सेक्शनल टेस्ट पेपर है, यानी कि इसमें सभी क्वेश्चन आपको केवल एक सब्जेक्ट का देखने को मिलेंगे। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है फुल लेंथ टेस्ट पेपर में जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग का जो टेस्ट पेपर है आपको सेक्शनल टेस्ट पेपर देखने को मिलेगा। तो आज ये जो टेस्ट पेपर है इसमें सारे क्वेश्चन पॉलिटी के हैं। ओके, सारे क्वेश्चन पॉलिटी के हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे 30 से 35 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का रहता है। ये हर टेस्ट पेपर में आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन तक का एवरेज होता है और बाकी क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में चर्चित मिशन दृष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, यहाँ से स्टार्ट होता है करंट अफेयर का क्वेश्चन। 30 से 35 तक करंट अफेयर के रहेंगे, उसके बाद पॉलिटी का होगा। तो मिशन दृष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ओके, बताना है कि कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है। पहला कथन कह रहा है कि यह भारत का पहला निजी उपग्रह मिशन है जिसमें ऑप्टो एसएआर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है जो ऑप्टिकल और रडार सेंसरों का एकीकरण करती है, यानी कि दोनों का इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि यह उपग्रह उच्च रेजोल्यूशन इमेजनरी प्रदान करने हेतु अभिकल्पित है तथा इसे इसरो के पीएसएलवी रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाना है। देखो, ये जो उपग्रह है, ये जो सैटेलाइट है, ओके, ये हाई रेजोल्यूशन इमेज प्रदान करेगा। ओके, यहाँ तक तो स्टेटमेंट ये करेक्ट है, लेकिन आगे जो कह रहा है कि इसे पीएसएलवी रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया जाना निर्धारित है, तो ये गलत है। इसको जो है, इसको फाल्कन 9, ठीक है, फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा, स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ओके, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। और ये 24/7 हाई रेजोल्यूशन प्रदान करेगा। ठीक है, किसी भी क्षेत्र का, वहाँ की मृदा में नमी कितनी है या फिर वहाँ की जलवायु कैसी है, फसल कैसा है, ये सारी जानकारी ये प्रदान करेगा। ओके, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, दूसरा गलत है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पैमाना पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि इसे केंद्रीय अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी हेतु सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि इसको किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये क्या काम करेगा, तो ये जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो परियोजनाएं, खास करके अवसंरचना से रिलेटेड जो परियोजनाएं लाई जाएंगी, उन परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी की जाएगी कि ये परियोजनाएं अभी तक कितना काम कर चुकी हैं, अभी कितने काम बाकी हैं, फंडिंग हुई है या नहीं हुई है, कितनी फंडिंग हो चुकी है। ये सारी डिटेल जो है इस पैमाना पोर्टल के माध्यम से हमें सारी जानकारी मिलती रहेगी और ये निगरानी करेगा प्रॉपर। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है, यह पोर्टल केवल उन्हीं अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की निगरानी करता है जिनका संशोधित लागत अनुमान 1000 करोड़ से अधिक है। देखो, ये निगरानी किन अवसंरचना परियोजनाओं की करेगा, तो देखो 150 करोड़ रुपए वाली परियोजनाओं से लेकर के उससे ज्यादा की लागत वाली अवसंरचना परियोजनाओं की ये निगरानी करेगा। ओके, मान लो अगर कोई परियोजना है जिसकी लागत 150 करोड़ रुपए है, तो इस परियोजना की भी निगरानी पैमाना पोर्टल के माध्यम से की जाएगी और इससे ज्यादा की अगर है तो भी की जाएगी। यहाँ पे 1000 दिया है इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा गलत है, पहला सही। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उप घटक साइट योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो साइट योजना के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट देखिए, तो यह हाइड्रोजन उत्पादन में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण हेतु वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। ओके, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि हाइड्रोजन के उत्पादन में आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रोलाइजर नामक एक उपकरण की जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट क्या फोकस कर रहा है कि ये जो उपकरण है, इस उपकरण को भारत में ही इसका विनिर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है भारत में ही होगी।
दूसरा है कि यह योजना औद्योगिक अंगीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु हरित हाइड्रोजन के प्रत्यक्ष उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही, जब इसके पार्ट्स के लिए, जब इसके जो उपकरण है इसके मैन्युफैक्चर के लिए जब बढ़ावा दिया जा रहा है, तो क्योंकि ये हाइड्रोजन से रिलेटेड है, हाइड्रोजन उत्पादन से रिलेटेड है, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला है, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित जिंग किएंग जरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि ये लिविंग रूट ब्रिज है जिनका निर्माण खासी एवं जयंतीय जनजातियों द्वारा फिकल इलास्टिका वृक्ष की जड़ों का उपयोग करके किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ये फिकल इलास्टिका एक वृक्ष होता है, एक पेड़ होता है। इसकी जड़ों का यूज इन लोग, यहाँ के लोग क्या करते हैं, इसकी जड़ों का यूज जो है अ, ब्रिज बनाने के लिए करते हैं। जैसे मान लो नदी है, तो नदी के उस पार जाना है, उसी के पास ये अगर वृक्ष है, तो इनकी जड़ों का यूज एक ब्रिज की तरह बना लेते हैं और उसी के माध्यम से वो नदी को पार करते हैं। तो इसी को जो है लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि यह लद्दाख, स्पीति के उच्च ऊंचाई वाले शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो देखो दूसरा गलत है। पहली बात तो खासी और जयंतिया जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मेघालय साइड में। तो यहाँ पे क्या है कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये जो पौधा है, वृक्ष है, मुख्यतः कहाँ आपको देखने को मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट में, खास करके मेघालय साइड में। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, हाल ही में द्विपक्षीय विकास के संदर्भ में भारत न्यूजीलैंड संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि भारत और न्यूजीलैंड ने हाल ही में भारतीय निर्यात के 100% पर शुल्क समाप्त करने हेतु एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यानी कि इंडिया और न्यूजीलैंड ने अभी रिसेंटली क्या किया है, इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कि एक दूसरे से हम जो सामान, उनके देश में अगर हम अपनी कोई सामान है, अपनी कोई वस्तु है, उनके देश में निर्यात कर रहे हैं, तो क्योंकि उनके देश में जब जाएगा तो वो टैक्स लगाएंगे, और उनके यहाँ की वस्तुएं जब हमारे यहाँ आएगी तो हम टैक्स लगाएंगे। तो दोनों देशों ने क्या किया भाई, आपस में एग्रीमेंट कर लिया फ्री ट्रेड का, कि हम लोग जो है एक दूसरे पर शुल्क नहीं लगाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, 100% शुल्क समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है कि दोनों देशों ने जलवायु अनुकूल कृषि प्रौद्योगिकियों के आदान प्रदान के माध्यम से कार्बन तटस्थ कृषि क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दिया है। यानी क्लाइमेट रेजिलियंट फार्मिंग टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा दिया है। तो दोनों ने इस बात को लेकर के यहाँ पे एक दूसरे का सपोर्ट करने की बात कही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 दिया है और सूची 2। सूची 1 में चर्चा में स्थान और देश, यानी अभी हाल ही में क्योंकि बहुत सारे अवार्ड चल रहे थे, तो ये जो कुछ स्थान के नाम दिए हैं ये न्यूज़ में रहे हैं। तो बताना है कि ये किस देश से संबंधित है या किस देश में ये स्थान पाया जाता है। ओके, तो बताएं, आप लोग आंसर करने की कोशिश करें। कौन-सा सही सुमेलित है ये आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखो, अवदिव अवदिव्का की बात करें तो ये यूक्रेन में आपको देखने को मिलेगा। तो पहला सही सुमेलित है। पोर्ट सुडान, जैसे कि सूडान से ही समझ में आ जाता है, पोर्ट सुडान, तो ये सूडान में ही होगा। स्टेपानाकर्ट, ये आपको अज़रबैजान में ही देखने को मिलेगा। अज़रबैजान में एक स्टेनापानाकर्ट नाम का एक जगह है। रफान जो है आपको सऊदी अरबिया में नहीं बल्कि मिस्र के बॉर्डर पर देखने को मिलेगा। जो गाज़ा पट्टी है ना, गाज़ा पट्टी पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दूसरा सही नहीं होगा, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा करेक्ट आंसर होगा। दूसरा गलत है, यहाँ पे एलिमिनेट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायोफॉक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसको शॉर्ट में हम बायोफैक कह रहे हैं। आप लोग बायो एफएसीएच भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बायोफैक जैविक खाद्य से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला है। ओके, किससे संबंधित है? जैविक खाद्य, यानी कि ऑर्गेनिक फूड से संबंधित है। ऑर्गेनिक फूड को ये बढ़ावा देता है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे इसका एक ट्रेड एक फेयर लगता है, एक मेला लगता है इसका। इसको और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए इसके जो उत्पादक हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, जो इससे रिलेटेड जो व्यापार करते हैं, उन व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा एक मेला आयोजित किया जाता है इंटरनेशनली।
पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत को बायोफैक 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, इसीलिए ये न्यूज़ में रहा है और ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो इम्पोर्टेंट है कि अभी हाल ही में भारत को बायोफैक 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता प्रदान किया, क्योंकि भारत जो है ना ऑर्गेनिक फूड में अभी अच्छा काम कर रहा है, अपना अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए इनको कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता प्रदान किया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 यानी 1267 प्रतिबंध समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि आतंकवाद से संबंधित प्रतिबंधों से संबंधित है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि ये किससे संबंधित है, आतंकवाद से संबंधित प्रतिबंधों से संबंधित है। दूसरा कह रहा है कि ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधीन कार्य करता है। देखो भाई, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधीन कार्य नहीं करता है, तो ये किसके अधीन कार्य करता है, ये कार्य करता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधीन कार्य करता है। ओके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अधीन ये काम करता है, न कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अधीन ये काम नहीं करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दूसरे गलत है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या है भाई, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, सही कथन, हाँ, तो आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रीस की स्थिति का सही वर्णन करता है। ग्रीस की स्थिति का सही वर्णन करता है, आप इसको मैप के थ्रू करिए। ओके, चलिए मैप के थ्रू हम लोग इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो इधर देखिए, ये है ग्रीस। ओके, ये ग्रीस है, तो ग्रीस की स्थिति देखिए, तो ग्रीस एक तो आयोनियन सी है, दूसरे साइड क्या है भाई, एजियन सी। आयोनियन सी और एजियन सी के बीच में स्थित है। ठीक है, किसके बीच में स्थित है, आयोनियन सी और एजियन सी के बीच में स्थित है ग्रीस। ठीक है, अब चलिए आंसर करने की कोशिश करिए आप लोग। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है, ग्रीस की स्थिति का सही वर्णन की, ग्रीस की स्थिति का सही वर्णन करता है कौन सा ऑप्शन। तो देखो, ग्रीस जो है आयोनियन सागर और एजियन सागर के मध्य में स्थित है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकथन ए दिया है और कारण आर। अभिकथन ए कह रहा है आर्कटिक सेंट्री मिशन जो है जलवायु निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आर्कटिक सेंट्री मिशन जो है जलवायु निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है, वहां के रीजन की जलवायु का ये निगरानी करता है, आर्कटिक क्षेत्र का। दूसरा कारण आर कह रहा है कि आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत की तुलना में अधिक तीव्र गति से उष्ण हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ रहा है, आर्कटिक क्षेत्र पर पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे कारण आर भी करेक्ट है, और कथन अभिकथन ए जो है आंसर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, G4 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन करते हैं। तो ये जो G4 देश है, 4 देश हैं जो आपस में अपना एक ग्रुप बना लिए और उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खास करके जो स्थायी सदस्यों की जो स्थिति है, उनमें अपनी एक तो अपना अपना सदस्यता पाना चाहते हैं कि उन्हें भी एक स्थायी सदस्यता की मान्यता दी जाए। दूसरा ये कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए भी ये 4 देश जो हैं इसमें इस सुधार के लिए ये यहाँ पे मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि भारत जो है G4 का सदस्य है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि ब्राज़ील G4 का सदस्य नहीं है, ये गलत है। देखो, G4 में कौन-कौन से मेंबर हैं, आपको ये ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछता है। तो पहला तो भारत है, ठीक है? दूसरा जर्मनी, तीसरा जापान और चौथा है ब्राज़ील। ओके? ये 4 देश हैं G4 जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी सदस्यता को लेकर के स्थायी सदस्यता को लेके बात करते हैं और दूसरा उसमें सुधार की बात करते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी 1 और 2 करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सेशेल्स द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत सेशेल्स द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में अगर बात करें तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि सेशेल्स जो है पश्चिमी हिंद महासागर में
सामयिक रूप से स्थित है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ओके। दूसरा कह रहा है कि भारत और सेशल्स समुद्री सुरक्षा और तटीय निगरानी में सहयोग करते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट सही, क्योंकि जो सेशल की अवस्थिति है समुद्र के बीच में एक छोटा सा द्वीप है, तो इसीलिए ये जो है सेशल्स सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके हिंद महासागर वाले रीजन में। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। बहुत बेसिक सा है, तो इसलिए बहुत डिटेल में हम नहीं समझा रहे हैं आपको। ओके। देखो, भारत जिन-जिन देशों का दौरा जो पीएम हमारे पीएम हैं, जिन-जिन देशों का दौरा कर रहे हैं या फिर जिस देश के पीएम या फिर वहाँ के जो राज्य प्रमुख या सरकार प्रमुख भारत में आ रहे हैं, तो उन देशों की अवस्थिति देख लीजिए कि वो देश एग्ज़ैक्टली किस जगह, किस देश के साथ सीमा साझा कर रहा है, या अगर द्वीपीय राष्ट्र है तो उस किस महासागर में स्थित है, इसके आस-पास के रीज़न को पढ़िए, समझिए, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ऐसा ही क्वेश्चन देगा। द्विपक्षीय वार्ता हुई तो किस बात को लेकर के हुई, किन-किन पॉइंट्स पर दोनों के बीच में सहमति हुई, इसको भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 13वां क्वेश्चन देखिए, तो क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? क्रिटिकल मिनरल्स इस समय बहुत न्यूज़ में चल रहा है, ओके? तो क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने पर केंद्रित है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्व क्रिटिकल मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। देखो, क्रिटिकल मिनरल्स में कौन-कौन से तत्व, कौन-कौन से एलिमेंट आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, आप लर्न कर लीजिएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में मे बी किसी और मिनरल्स का या एलिमेंट्स का नाम दे दे, तो आप क्या करोगे? आपको ध्यान नहीं रहेगा। यहाँ पे तो ईज़ी दिया था। क्योंकि अक्सर जब भी क्रिटिकल मिनरल्स देता है, मैगज़ीन में हो गया या फिर न्यूज़पेपर है, तो कुछ 2-4 एग्ज़ाम्पल्स उसमें दे देते हैं, जिनमें से ये सभी रहते हैं, ओके? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसका उद्देश्य भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट स्थित गाँव में अवसंरचना में सुधार करना है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, इसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले गाँव हैं, यानी कि भारत के जो ऐसे-ऐसे राज्य जो किसी देश के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं और उस बॉर्डर पे स्थित जो गाँव हैं, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं पलायन कर रहे हैं या फिर उनको प्रॉपर सुविधा नहीं मिल रही है, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तो इन देशों में अवसंरचनात्मक सुधार को बढ़ावा, इन क्षेत्रों में, देशों में नहीं, सॉरी, इन क्षेत्रों में क्या है, अवसंरचनात्मक सुधार किए जाएँगे, वहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, सड़क बनवाए जाएँगे। तो इसलिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड फेज़ लाया गया है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा है कि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाएगी। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। फंडिंग कौन करेगा? ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ठीक है? ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अगर केंद्र प्रायोजित होता तो इसका मतलब कि फंडिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही करता। लेकिन यहाँ पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करेगा। तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो पैकॉम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह यूनाइटेड स्टेट इंडो पैसिफिक कमांड को संदर्भित करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य अभियानों के लिए उत्तरदायी है, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है। इंडो पैकॉम यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन की बात हो रही है। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में सुधार से रिलेटेड होगा, वहाँ पे शांति सुरक्षा से रिलेटेड बात होगी, और यहाँ पे क्या है, मेनली ये सैन्य अभियानों के लिए फोकस्ड है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि यह सी फूड व्यापार और मात्स्यिकी की स्थिरता के लिए एक वैश्विक मंच है। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस। तो सी फूड में क्या क्या आएंगे भाई? तो यही जो एक तो मत्स्य से रिलेटेड जो भी सी फूड होते हैं वो आएंगे। तो ये किससे रिलेटेड है भाई? सी फूड ट्रेड से रिलेटेड है। ओके। दूसरा है कि यह पहली बार भारत में चेन्नई में आयोजित किया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। ये कहाँ पे पहली बार आयोजित हुआ भाई? चेन्नई में आयोजित हुआ है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, आपको कुछ बहुत ज्यादा
ऐसा नहीं कि मंत्रालय आपको समझ ही नहीं आए कि ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। औषधि से रिलेटेड है भाई, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड है, तो किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? तो ये भाई आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि ये औषधि पौधों के संरक्षण और संवर्धन को प्रोत्साहित करेगा। किसके लिए काम करेगा? इट्स प्रमोट कंजर्वेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ मेडिकल प्लांट्स। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को भारत, अमेरिका, फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। तो देखो भाई, आप लोग को ध्यान होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी, यानी 2015 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पेरिस में। उस समय पेरिस में कॉप 21 आयोजित हुआ था। इसी कॉप 21 के तहत जो है भारत और फ्रांस द्वारा, अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं था, भारत और फ्रांस द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई थी, इसका गठन हुआ था, इसको लॉन्च किया गया था। तो पहला गलत हो गया, अमेरिका इसमें दिया है इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम में है, हरियाणा के गुरुग्राम में है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिमस्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बिमस्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके अ, इसकी स्थापना की गई थी। ओके। दूसरा है कि भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड बिमस्टेक के सदस्य हैं। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार इसको मैप में थोड़ा फिगर आउट कर लीजिए जिससे कि आपको हमेशा ध्यान रहे। तो इसे मैप में देखिए, बिमस्टेक में कौन कौन से देश शामिल है भाई? नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? बे ऑफ बंगाल के साइड के सारे जितने कंट्री होंगे वो सभी इसमें बिमस्टेक में शामिल हैं। ओके, कौन कौन से? इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये देखिए। ओके, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन किससे है भाई? हाँ, अगला क्वेश्चन है, आपको इसको अरेंज करने के लिए दिया है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था भाई? 1945 में। ओके, विश्व बैंक की स्थापना, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अपनाया गया था? इसे कब अडॉप्ट किया गया था? तो इसका एडॉप्शन हुआ था 1948 में, यानी 1948 में। ओके, नेक्स्ट है आपका विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में 1995 में हुई थी। जब इसे आप अरेंज करेंगे तो इसका अरेंजमेंट बनेगा 2134, यानी कि इनमें से सबसे पहले वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। उसके बाद फिर संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था। फिर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था 1948 में। वर्ल्ड लास्ट में क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 1995 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है भाई? बहुत इजी है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा कह रहा है कि क्वाड एक सैन्य गठबंधन है। देखो भाई, क्वाड स्पेशली कोई एक सैन्य गठबंधन नहीं है, सैन्य की दृष्टि से ये चारों देश आपस में क्वाड का गठन नहीं किए थे, बल्कि ये सामरिक और कूटनीतिक समूह है जो दोनों चारों देश जो है एक दूसरे की सामरिक सहायता, कूटनीति में सहायता करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, एलिमिनेट कर दीजिए। तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। तीसरा करें कि क्वाड हिंद महासागर, हिंद प्रशांत सहयोग पर केंद्रित है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों के प्रस्ताव द्वारा की गई थी।
तो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की अगर बात करें तो इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों के प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, कब की गई थी? तो 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा कह रहा है कि यह संघर्ष प्रभावित देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिम्मेदार है। देखो, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग को प्रतिबंध लगाने से संबंधित कोई अधिकार नहीं है। प्रतिबंध लगाने का काम आपका यूएनएससी करता है। ठीक है, कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद करता है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित जलवायु कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसकी स्थापना कानकुन समझौते के तहत की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना आप की गई थी 2010 में। मैक्सिको में एक कानकुन नामक एक जगह है। कहाँ पे? मैक्सिको में कानकुन नामक एक जगह है। यहाँ पर ही ये एग्रीमेंट हुआ था, इसलिए इसको कानकुन समझौता कहा जाता है। कॉप 16 के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। कॉप 16 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, किसकी? तो ग्रीन क्लाइमेट फंड की। दूसरा है कि यह यूएनएफसीसी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की वित्तीय तंत्र की एक परिचालन इकाई के रूप में कार्य करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय केवल राज्यों के बीच के मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। कोई अगर एक व्यक्ति जा रहा है किसी मामले की सुनवाई के लिए, तो वहां पे इसके मामले को नहीं सुना जाएगा। डायरेक्टली वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा करके अपने मांगों को रख रहा है, या फिर न्याय की मांग कर रहा है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है डायरेक्टली। ओके, तो केवल राज्यों के बीच के मामलों की सुनवाई करता है, पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि व्यक्ति सीधे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नहीं जा सकता। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इसमें कह रहा है कि जिनेवा में। तो देखो, आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है, ये जिनेवा में नहीं है, बल्कि नीदरलैंड के हेग में। तो यहाँ पे जिनेवा नहीं होना चाहिए था। ओके, तीसरा गलत हो गया, एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ एक अंतर सरकारी निकाय है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि यह एक क्या है? अंतर सरकारी निकाय है। दूसरा कि एफएटीएफ एक ब्लैक लिस्ट और एक ग्रे लिस्ट का संधारण करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, ये दो लिस्ट मेंटेन करता है, एक तो ब्लैक लिस्ट और एक ग्रे लिस्ट। ठीक है, देशों की स्थिति के आधार पे ये क्या करता है भाई? जो टेररिज्म से रिलेटेड या फिर इलीगल तरीके से फंडिंग वगैरह करता है, या इन कामों में, इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है जो भी कंट्री, तो उनको ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में उसकी कंडीशन के हिसाब से वो उसको रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि भारत एफएटीएफ का संस्थापक सदस्य है। तो देखो भाई, भारत जो है एफएटीएफ का फाउंडिंग मेंबर नहीं है, बल्कि इसका सदस्य देखो कब बना था भारत? 2010 में। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, एफएटीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो G7 देशों द्वारा 1989 में। कब? 1989 में G7 कंट्रीज द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो भारत इसका फाउंडिंग कंट्री नहीं है, फाउंडिंग मेंबर नहीं है। ठीक है, 2010 में भारत इसका मेंबर बना था। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैविक हथियार अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैविक हथियार मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, ये क्या है भाई? तो बायोलॉजिकल वेपन्स कैसे होते हैं? जैसे नॉर्मली हथियार के लिए तोप यूज किया जाता है, भयानक भयानक बम यूज किए जाते हैं, बंदूकें यूज़ की जाती हैं, ठीक है? बहुत भयानक-भयानक उन्नत तकनीक की हथियारें यूज़ की जाती है। लेकिन ये जैविक हथियार क्या है? जैविक हथियार मतलब कि जहाँ पे हमें युद्ध ना लड़े, ऐसे बंदूक-वंदूक, गोली-वोली ना चलाएँ, हथियार ना यूज़ करें, बल्कि हथियार के तौर पे हम बीमारी यूज़ करें। किसी देश में अगर हमको लड़ना है, हथियारों के दम पे, बम विस्फोट के दम पे, या फिर गोली-बारूद के दम पे अगर नहीं लड़ पा रहे हैं, तो क्या करिए कि जैविक हथियार यूज़ करिए। मतलब ऐसा इस मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, आपको कोई हिंट नहीं दे रही हूँ कि आपको ऐसा करना है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए दिया जा रहा है। तो जैसे कि बीमारी, कोई वायरस फैला दीजिए, ठीक है? कोई बीमारी फैला दीजिए, जो ख़ास करके जो संक्रामक बीमारियाँ होती हैं, ओके? तो ये सभी क्या हैं? ये जैविक हथियार के तौर पे इन बीमारियों का यूज़ किया जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जैविक हथियार। तो इसी के संदर्भ में एक कन्वेंशन आया,
जिसी को जैविक हथियार कन्वेंशन कहा गया। इसके तहत क्या प्रावधान है कि यह जैविक हथियारों के विकास और उनके भंडारण पर रोक लगाता है। ओके। दूसरा कह रहा है कि इनमें रासायनिक हथियार अभिसमय की तरह कोई औपचारिक सत्यापन तंत्र मौजूद है, तो ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है कि इसमें रासायनिक हथियार अभिसमय की तरह कोई औपचारिक सत्यापन तंत्र मौजूद है, तो ये गलत है। इसमें कोई औपचारिक सत्यापन तंत्र मौजूद नहीं है। ओके। कोई फॉर्मल वेरिफिकेशन मैकेनिज्म नहीं है, जैसा कि आपको इसमें रासायनिक हथियार अभिसमय में या केमिकल वेपन्स कन्वेंशन में देखने को मिलेगा। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि आईएमएफ के विशेष आहरण अधिकार यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक मुद्रा है। तो यहाँ पे आप बताइए कि क्या आईएमएफ का जो एसडीआर है, क्या ये एक मुद्रा है? जैसे यूरो होता है, चीनी युआन है या रुपया है, ये तो मुद्रा है। लेकिन एसडीआर कभी सुना है आपने कि ये कोई मुद्रा है? नहीं। आईएमएफ का जो ये एसडीआर है, ये कोई मुद्रा नहीं है, बल्कि ये जो आईएमएफ के कंट्री मेंबर्स होते हैं, इनके द्वारा इसे यूज़ किया जाता है, मुद्रा के पूरक में। तो यहाँ पे पहला गलत है। दूसरा है कि एसडीआर का मूल्य जो है प्रमुख मुद्राओं की एक टोकरी पर आधारित होती है। ये टोकरी में 5 मुद्राएँ हैं, जैसे यूएस डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, ठीक है? इन्हीं टोकरी पर ये इस एसडीआर का मूल्य आधारित होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा है कि एसडीआर को निजी संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा भी जारी रखा जा सकता है, तो गलत है। देखो भई, एसडीआर को निजी संस्थाओं द्वारा जारी रखा जा सकता है, लेकिन व्यक्तियों द्वारा जारी नहीं रखा जा सकता है। एसडीआर स्पेशली जो उस देश का, जो आईएमएफ का यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर होता है, जो कंट्री मेंबर होता है इसका, सिर्फ़ वही एसडीआर रख सकता है। ओके? इसकी बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं, ये आप लोग डिटेल में क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला तीसरा गलत है, दूसरा सही है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि आर्कटिक परिषद एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। तो देखो भाई, आर्कटिक परिषद जो है, कह रहा है कि एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है, तो ये कोई संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन नहीं है। ओके। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि भारत आर्कटिक परिषद में एक पर्यवेक्षक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि आर्कटिक परिषद सैन्य सुरक्षा विषयों को देखती है, तो ये गलत है। आर्कटिक परिषद है या आर्कटिक काउंसिल है, ये किन विषयों पर देखती है? तो ये देखो, ये पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर केंद्रित होता है, तो ये सैन्य विषयों को नहीं देखती है। ओके। ये किस पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करती है, वहाँ के एनवायरनमेंट को संरक्षण प्रदान करने का काम करती है। तो तीसरा गलत हो गया है। तो पहला और तीसरा गलत है, यानी आंसर आपका ऑप्शन ए यानी केवल 2 होगा। कनाडा, रसिया, यूएसए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, ये सभी इसके मेंबर हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। देखो, जब भी किसी स्टेटमेंट में दे दे कि ये कानूनी रूप से लीगली बाइंडिंग ट्रेटी है, तो ये गलत हो जाएगा। देखो, ये लीगली बाइंडिंग ट्रेटी नहीं है, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, तो यहाँ गलत हो जाएगा। यानी ये कोई निर्णय दे रहा है तो किसी देश को इस निर्णय को मानना ही होगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे पहला गलत है। दूसरा है कि भारत एमटीसीआर का सदस्य है, तो भारत जो है एमटीसीआर का सदस्य है, ये बात सही है। तीसरा कह रहा है कि चीन एमटीसीआर का सदस्य है, तो चाइना एमटीसीआर का सदस्य नहीं है। ओके। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों तरह की धरोहरें शामिल हो सकती हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है भाई, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों तरह की धरोहरें शामिल है। अब एग्जाम आपको एक कमेंट में आंसर ये करना है कि सांस्कृतिक धरोहर में भारत के कौन-कौन से संस्कृति को शामिल किया गया है यूनेस्को में, प्राकृतिक धरोहर के रूप में कौन-कौन से प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को में शामिल किया गया है? आंसर करिएगा। दूसरा है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों में त्योहार और मौखिक परंपराएं शामिल होती हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा है कि यूनेस्को का मुख्यालय जिनेवा में है, तो देखो भाई, यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है। कहाँ पे है? पेरिस में है, न कि जिनेवा में है। तो तीसरा गलत हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्मोज जल डमरू मध्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
देखो इसका मैंने बहुत मैप दिखाया है आप लोग को, लेकिन यहाँ पे भी रिवीजन के लिए मैं आपको मैप में शो कर देती हूँ कि ये हॉर्मुज जल डमरू मध्य है कहाँ पे। तो ये मैप में देखिए भाई, ये है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पर्शियन गल्फ और ओमान गल्फ, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पे है आपका गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने का काम करता है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैप में एक और दिख रहा है बाब अल मंडेब, ठीक है, बाल बाब अल मंडेब। ये जो संधि है ये रेड सी और गल्फ ऑफ अदान को जोड़ने का काम करता है। तो ये दोनों एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बहुत न्यूज में रहा था, तो इसको ध्यान रखिएगा, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, फिर देखते हैं कि भाई एग्जैक्टली क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है। ओके, हाँ, तो स्टेटमेंट में दिया है भाई कि यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, जैसे कि आपको मैंने मैप में दिखाया। दूसरा है कि यह ईरान और ओमान के बीच स्थित है। क्या ये ईरान और ओमान के बीच में स्थित है? तो यहाँ पे देखिए ये ईरान है और यहाँ पे ओमान है, तो हम कह सकते हैं कि ये ईरान और ओमान को, यहाँ पे देखिए ये ईरान है, ओके, ये है ईरान और ये है ओमान। तो ये हम कह सकते हैं ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ईरान और ओमान को जोड़ने का काम करता है। ओके, तो एग्जैक्टली यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए भाई, लिपुलेख दर्रे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि ये भारत को तिब्बत से जोड़ता है, दूसरा है कि उत्तराखंड में स्थित है। तो चलिए इसको भी हम लोग मैप के थ्रू एक बार समझ लेते हैं। हम्म, यहाँ पे देखिए तो ये है लिपुलेख, दिख रहा है। हम्म, एक मिनट, ये है लिपुलेख, कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और ये लिपुलेख जो है क्या काम करता है भाई? तो ये भारत को तिब्बत से जोड़ने का, यहाँ पे ये तिब्बत है, तो ये भारत को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। मैप में देख लिया, अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये भारत को तिब्बत से जोड़ता है और ये स्थित कहाँ है भाई? ये उत्तराखंड में, ये देखिए ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और यहाँ पे क्या है भाई? ये यहाँ पे है ठीक है, यहाँ पे ये है लिपुलेख दर्रा। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? नाथुला, शिपकिला, बोमडिला, जोजिला, ये सभी पासेस के नाम दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा आपका करेक्टली मैच्ड है। ओके, तो आप लोग आंसर करिए भाई, नाथुला दर्रा कहाँ पे है? चलिए मैप के थ्रू इसको भी हम लोग करते हैं। हम्म, ओके, ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, ये है आपका नाथुला दर्रा, ये ये है नाथुला दर्रा। कहाँ पे है ये नाथुला दर्रा? सिक्किम में, यानी कि हम कह सकते हैं कि पहला जो है आपका सही सुमेलित है। शिपकिला दर्रा देखिए, तो शिपकिला दर्रा कहाँ पे है? ये देखिए शिपकिला दर्रा यहाँ पर है, यानी कहाँ पे है आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में है। शिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद देखिए बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? यहाँ पे देखिए ये है बोमडिला दर्रा, इसकी स्थिति देखिए, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तीसरा भी आपका सही मैच्ड है, करेक्ट मैच्ड है। जोजिला दर्रा देखिए, तो जोजिला दर्रा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा?
मैप में देखने की कोशिश करिए। ये है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? यहाँ पे है, यहाँ पे। यानी कि ये कहाँ है? लद्दाख में है। तो चारों के चारों जो है आपके करेक्टली मैच्ड हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित जल निकायों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो देखो भाई, ये जो बैरेंट्स सागर है आपको रसिया के ऊपर देखने को मिलेगा, यानी सबसे नॉर्थ में आपको बैरेंट्स सागर ही देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद आपको आर्कटिक सागर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए ये रसिया है, तो रसिया के एकदम नॉर्थ में ऊपर बैरेंट्स सागर, फिर यहाँ पे आपको कैस्पियन सागर, फिर भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी, उसके बाद फिर लाल सागर देखने को मिलेगा। तो उत्तर से दक्षिण की ओर यानी नॉर्थ टू साउथ अगर आप जाएंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसको मैंने मैप में दिखाने की कोशिश किया था। मैं बहुत कोशिश की कि इसको मैप में शो करूं, लेकिन क्या है ना कि ये पूरे मैप को कवर करता है, पूरे वर्ल्ड मैप को ये कवर कर रहा था, तो क्लियरली दिख ही नहीं रहा था, जो लिखा हुआ था वो क्लियरली नहीं दिख रहा था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, मलक्का जलडमरू मध्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मलक्का जलडमरू मध्य की बात करें तो ये इसमें कह रहा है स्टेटमेंट में कि ये अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। दूसरा, ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में स्थित है। तो बताइए कि कौन सा आपका सही है? अब इसको भी देख लीजिए भाई, ऑप्शन में चलिए देखते हैं। हम्म, देखिए ये है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मैप में दिख रहा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये किन देशों को जोड़ने का काम कर रहा है या किन देशों के बीच में स्थित है? जोड़ने का नहीं बल्कि बीच में स्थित है, ये आप देखिए। तो ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में स्थित है। ओके, ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में स्थित है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है भाई, दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे है अंडमान। दूसरा यहाँ पे क्या है? अंडमान सी है, और यहाँ पे साउथ चाइना सी है। अंडमान सी और साउथ चाइना सी, यानी हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है अंडमान सी और साउथ चाइना सी को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देशों की ल- सीमा लाल सागर से लगती है? किन देशों की सीमा लाल सागर से लगती है? ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। ओके, तो आप लोग बताएं भाई, किन देशों की सीमा लाल सागर से लगती है? ये है रेड सी। अब बताइए कि किन देशों की सीमा लाल सागर से लगेगा? इसमें जो इराक दिया है, इराक, क्या इसकी सीमा लग रही है? इराक की स्थिति देखिए, इराक इधर है। क्या इराक इधर है? नहीं, इराक इधर साइड होगा। तो यहाँ पे देखिए रेड सी, एक मिनट, कभी कभी हैंग करने लगता है, काम ही नहीं कर रहा। फिर से ट्राई करते हैं। ओके, ओके, देखो भाई, इसे आप लोग मैप में देखिए, यहाँ पता नहीं ये पेन काम क्यों नहीं कर रहा है। तो देखो भाई, रेड सी है। रेड सी किस किस के साथ सीमा साझा कर रहा है? फर्स्ट सूडान के साथ। सूडान की यहाँ पे लोकेशन देखिए, कहाँ पे है ये? सूडान, ये रेड सी के पास टच कर रहा है। ओके, इसके बाद देखिए दूसरा, सूडान टच कर रहा है। सऊदी अरेबिया देखिए, तो सऊदी अरेबिया भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि रेड सी से अपनी सीमा साझा कर रहा है। सूडान भी हो जाएगा। जॉर्डन देखिए, तो क्या जॉर्डन सीमा साझा कर रहा है? तो यहाँ पे देखिए बहुत लाइटली, बहुत थोड़ा सा इसका जो सीमा है वो रेड सी से लग रहा है। ओके, यहाँ पे जॉर्डन देखिए, तो जॉर्डन थोड़ा सा रेड सी के साथ इसका सीमा लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जॉर्डन भी जो है लाल सागर यानी कि रेड सी के साथ सीमा साझा करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा जिन निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध कीजिए। भाई ये देश ऐसे ही बहुत इजी है, आप इसको इजीली पश्चिम से पूर्व की ओर अरेंज कर लेंगे। इसको मैप में मुझे नहीं लगता, आंखों में तो ये इसका मैप तो नजर आना चाहिए। इतना अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो और इन देशों की आपको स्थिति नहीं पता है, तो फिर समझ लो आपको भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ओके, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो मैक्स को इसको जब आप
पश्चिम से पूर्व की ओर अरेंज करेंगे तो सबसे पश्चिम में कौन सा देश पड़ेगा? सबसे पश्चिम में पड़ेगा मैक्सिको, उसके बाद फिर मिस्र पड़ेगा, फिर भारत और म्यांमार। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। ओके। अगला क्वेश्चन है पीत सागर यानी येलो सी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, पहला कथन है कि पीत सागर मुख्य भूमि चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आप देखिए, इसको मैप में देख लीजिए। मैप में मैंने इंक्लूड तो किया था। हम्म, लगता है इसमें वो जो मैंने इमेज डाउनलोड किया था, वो इमेज डाउनलोड नहीं हुई। कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए। देखो, जो पीत सागर है, येलो सागर, ये चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि पीत सागर जो है पूर्वी चीन सागर के दक्षिण में स्थित है। देखो, पीत सागर यानी येलो सी जो है, ये साउथ चाइना सी के दक्षिण में नहीं, ठीक है? यहाँ पे कह रहा है कि पूर्वी चीन सागर के दक्षिण में, पूर्वी चीन सागर के दक्षिण में, तो पूर्वी चीन सागर के दक्षिण में नहीं बल्कि उत्तर में स्थित है। दूसरा गलत हो जाएगा। पहला सही है, आंसर ऑप्शन डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। स्वेज नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि 1869 में उद्घाटित स्वेज नहर का स्वामित्व मिस्र सरकार के पास है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि इसका उद्घाटन कब हुआ था? स्वेज कैनाल का तो 1869 में हुआ था। ठीक है, ये किसके अंडर में आता है? तो मिस्र सरकार के अंडर में आता है, मिस्र गवर्नमेंट के अंडर में आता है। पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि ये भूमध्य सागर में पोर्ट सईद को लाल सागर में पोर्ट स्वेज से जोड़ती है। ये भूमध्य सागर में पोर्ट सईद है और लाल सागर में स्थित पोर्ट स्वेज को जोड़ती है। अब चलिए इसको मैप के थ्रू देखते हैं। ओके, ये देखिए, मैंने बड़ी मेहनत से इस मैप को ढूंढा था। तो इस मैप को देखने की कोशिश करिए और समझिए। ओके, मेडिटेरियन सी देखिए, मेडिटेरियन सी दिख रहा है यहाँ पे, ये मेडिटेरियन सी है। पोर्ट सईद की स्थिति देखिए, पोर्ट सईद कहाँ पे स्थित है? मेडिटेरियन सी में है। और ये जो है लंबी सी आपको दिख रही है, ये स्वेज कैनाल है। ये क्या है भाई? ये स्वेज कैनाल है। ओके, ये ग्रेट बिटर लेक आ गया आपका। फिर यहाँ पे आप आते हैं तो गल्फ ऑफ स्वेज देखने को मिलेगा। यहीं पे आप कह सकते हैं कि ये किसको जोड़ने का काम करता है? पोर्ट स्वेज को जोड़ने का काम करता है। ये जो स्वेज कैनाल है, ये पूरा मैप देखिए, यहाँ पे आपका क्या है? पोर्ट स्वेज। ये जो पोर्ट स्वेज है, स्वेज कैनाल के माध्यम से जुड़ा हुआ है किससे? पोर्ट सईद से, जो कि मेडिटेरियन में स्थित है। ओके, तो यानी लाल सागर में है आपका पोर्ट स्वेज, इधर देखेंगे या दक्षिण में। और ये जो पोर्ट स्वेद है, ये जुड़ा हुआ है स्वेज कैनाल के माध्यम से पोर्ट सईद से, जो कि मेडिटेरियन सी में स्थित है। तो यानी दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजधानी शहरों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर इसको आपको क्रमबद्ध करना है। मैंने इसको भी मैप अ, इसका मैप मुझे नहीं मिला था। इसको जब आप पूर्व से पश्चिम की ओर करेंगे तो हेलसिंकी, ठीक है, हेलसिंकी सबसे पूर्व में आएगा। उसके बाद आपका आ जाता है स्टॉकहोम, फिर आपका आएगा ओस्लो और लास्ट में सबसे पश्चिम में हो जाएगा रेक्वाज। यानी आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अगर हम बात करें पटना पक्षी अभयारण्य की, ठीक है, पटना बर्ड सेंचुरी की अगर हम बात करें तो यह यूपी के एटा जिले में स्थित है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि यह उत्तर प्रदेश का 11वां रामसर साइट है, रामसर साइट बना है 11वां। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सारस जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि सारस क्रेन उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है। इतना तो आप लोग को पता होगा कि सारस क्रेन जो है ये स्टेट बर्ड है यूपी का। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि नवीनतम जनगणना में इटावा में सारस क्रेनों क्रेनों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा आपको सारस कहाँ पे देखने को मिलेगा? यूपी के इटावा में। तीसरा कह रहा है कि सारस जनगणना वर्ष में केवल एक बार आयोजित होता है। देखो, सारस की गणना जो है साल में 2 बार होती है, एक ग्रीष्म ऋतु में होती है, दूसरा शीत ऋतु में होती है। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा। पहला दूसरा करेक्ट है, आंसर ऑप्शन ए होगा। ओके, तीसरा गलत था, तो तीनों स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जा रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
पहला कथन कह रहा है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ मेरठ भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय पायलट बन गया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि यह गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी में शुरू की गई थी। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ के औपचारिक द्वारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि सूर्य द्वार जो है अयोध्या मार्ग से जुड़ा है, पहला स्टेटमेंट सही है। और कृष्ण द्वार मथुरा से, जैसे कि आपको मथुरा से समझ में आता है, वहां पे कृष्ण जी का स्थल है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचा रोड मैप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की योजना 5 अंतरराष्ट्रीय सॉरी 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित 24 हवाई अड्डों को विकसित करने की है। तो पहले स्टेटमेंट सही है। यूपी में क्या है भाई, 24 एयरपोर्ट्स के साथ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। तो यहाँ पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि यूपी में अभी प्रेजेंट की अगर बात करें तो 22 एक्सप्रेसवे हैं। तो ये बात, दूसरा भी स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। अगला है भारतीय संविधान की, यहाँ से आपका पॉलिटी का क्वेश्चन शुरू होता है। तो भारतीय संविधान की संघीय और एकात्मक विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है, अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, तो पहले स्टेटमेंट कह रहे हैं कि भारत का संविधान दोहरी राज्य व्यवस्था और केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करता है। तो बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है कि भारत का संविधान जो है दोहरी राज्य व्यवस्था का प्रावधान करता है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है, संघ सूची के जो विषय होगा उसमें केवल केंद्र जो है विधि बनाएगा, विधान बनाएगा, और राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य सरकार, राज्य गवर्नमेंट ही विधान बनाएगा। ओके, हालांकि कुछ स्थितियां ऐसी उत्पन्न होती है जिसपे कि राज्य सूची पर सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी सदन भी जो है विधि बना सकता है, विधान बना सकता है। तो यहाँ पहला स्टेप सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है, ये गलत है। देखो भाई, भारत जो है राज्यों का संघ है, और ये जो राज्य है ये भारत के संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये संघ से अलग होने का इनको अधिकार नहीं है। दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, आंसर ऑप्शन ही होगा। अगला है, सरकार के संसदीय और अध्यात्मक रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका संसद के निम्न सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि जो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका जो है संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। दूसरा कह रहा है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका अलग-अलग निर्वाचित होती है और एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका दोनों अलग-अलग निर्वाचित होते हैं, तो फिर दोनों एक दूसरे से अलग होकर स्वतंत्र काम करते हैं। यहाँ पे कोई किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि यह एक पहला कथन पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एक अलिखित संविधान का अर्थ है कि उसमें कोई संवैधानिक कानून नहीं होते हैं, ये गलत है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि अगर किसी देश में अगर लिखित संविधान नहीं है तो वहाँ पे कोई संविधान ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे पारंपरिक रूप पे कुछ नियम चल रहे होते हैं, कुछ विधि चल रहे होते हैं। तो वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि कोई संवैधानिक कानून होता ही नहीं है। तो पहला गलत है। दूसरा है कि भारतीय संविधान विश्व के सबसे विस्तृत लिखित संविधानों में से एक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तीसरा है कि यह एक लिखित संविधान अनिवार्य रूप से कठोर होता है, तो ऐसा नहीं कह सकते। भारत में भी एक लिखित संविधान है। क्या भारत का संविधान एक कठोर संविधान है? नहीं, कठोर और लचीले दोनों का समन्वय आपको देखने को मिलेगा। तो तीसरा भी स्टेटमेंट गलत है। केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि संविधान का अधिकार भारत के लोगों से प्राप्त होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा, हमारा जो प्रस्तावना है उसमें ही देखने को मिलेगा कि हम भारत के लोग, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान का अधिकार है वो भारत के लोगों से प्राप्त करता है। दूसरा कह रहा है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल प्रस्तावना के हिस्सा थे, ये तो गलत है। आपको ध्यान होगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, मूल रूप से पहले से नहीं थे ये, जब प्रस्तावना बनाया गया था तब ये नहीं थे। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, तो आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में नागरिकता के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है, ये बात सही है। पहला स्टेटमेंट सही है कि आपको 5 से लेकर के अनुच्छेद आर्टिकल 5 से 11 तक
इसमें आपको नागरिकता से संबंधित प्रावधान देखने को मिलेंगे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि आर्टिकल 11 यानी कि अनुच्छेद 11 संसद को विधि द्वारा नागरिकता को विनियमित करने का अधिकार देता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही। देखो, अनुच्छेद 11 ये कहता है कि स्थिति और परिस्थिति के अनुसार भारत में जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान या नागरिकता को विनियमित करने के लिए संसद विधि बना सकता है, जैसे कि संसद ने बनाया था नागरिकता अधिनियम 1955। तो यहाँ पे यानी कि नागरिकता से संबंधित विधि कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, ऐसा अनुच्छेद 11 में कहा गया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल का पद का सृजन हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर था, फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। अब आपको बताना है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दूसरा ये है कि 1813 की चार्टर एक्ट ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, जैसे कि हमने आपको कई बार बताया। बार-बार ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आप लोग को ध्यान होगा कि 1813 का चार्टर अधिनियम लाया जाता है। इसमें ये प्रावधान किया जाता है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है? ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, भारत में जो व्यापार करने का इसको मोनोपोली है, सिर्फ़ अकेले ही ये भारत में व्यापार कर रहा है, अन्य ब्रिटिश व्यापारी भारत में व्यापार नहीं कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि 1813 का चार्टर अधिनियम लाया जाता है। रीज़न ये होता है, इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण होता है नेपोलियन का, और दूसरा ये कि वहाँ के जो व्यापारी होते हैं, खुद भी, क्योंकि सारे व्यापारिक मार्ग बंद हो गए होते हैं। अब व्यापारी सोच रहे थे कि ब्रिटेन के जो व्यापारी होते हैं, सोच रहे थे कि कहाँ पर व्यापार करें, क्योंकि नेपोलियन ने उन क्या हुआ था कि उनके व्यापार के जो द्वार थे वो बंद कर दिए थे। तो यूरोप में वो व्यापार कर नहीं सकते थे, तो ये पूर्व की तरफ रुख किए कि हम लोग चलते हैं पूर्व की तरफ, अपनी वस्तुओं को वहाँ पर ही उन्हीं देशों में बेचेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या था भाई, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ही अकेले व्यापार कर रहा था, तो वहाँ के जो व्यापारी थे ब्रिटेन के, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे फ़ोर्स किए, ठीक है? वहाँ पे क्या हुआ कि जो व्यापारी थे उनका विरोध किए ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि भाई तुमने सिर्फ़ उन्हीं को क्यों मोनोपोली दी है व्यापार करने की? हमको भी अधिकार दो कि हम लोग भी वहाँ पे जाके अपनी वस्तुओं को बेच सकें, भारत को एक बाज़ार के तौर पे सभी के लिए खोलो। तो फिर यहीं पे 1870 का चार्टर अधिनियम आता है, और फिर ब्रिटेन के अन्य व्यापारी भी अब भारत में प्रवेश करने लगते हैं, व्यापार करने का उनको भी अधिकार मिल जाता है। यानी कि यहाँ पे जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी का वो समाप्त हो जाती है, केवल एक को छोड़ कर के, चाय और चीन के साथ व्यापार को। आगे चल कर के जब 1833 का अधिनियम आता है, तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीन के साथ जो व्यापार वाला अधिकार था, मोनोपोली थी, इसको भी समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? पहला, इसने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया। तो पहला स्टेटमेंट सही है। द्वैध शासन का मतलब हमने जैसे आपको पहले ही बताया कि 2 तरह के व्यवस्था लाई गई, कि एक ऐसा व्यवस्था लाया गया कि कुछ ऐसे विषय थे जो आरक्षित विषय थे। जैसे कि पैसा वसूलने का काम हो गया, टैक्स वसूलने का काम, राजस्व वसूलने का, ये सभी काम जो है हस्ताक्ष आरक्षित विषय के अंतर्गत रख दिए, और ये जो आरक्षित विषय होगा इस पर किसको विधि बनाने का अधिकार होगा? तो गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल होगी उसको। और दूसरा क्या था? जैसे ज़िम्मेदारी वाला काम, स्वास्थ्य हो गया, कानून व्यवस्था हो गया, इन सभी विषयों पर इसको कहा गया हस्तांतरित विषय। इसमें क्या था कि जो मंत्री चुने गए लोग थे, जो विधानसभा के वहाँ के जो विधायी परिषद के जो अ, उत्तरदायी मंत्री थे, उनके प्रति उत्तरदायी मंत्री थे, उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी दे दी गई थी। इसी को जो है द्वैध शासन कहा गया था। ओके? तो हम कह सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहला स्टेटमेंट यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, तो यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा कह रहे हैं कि द्वैध शासन के तहत हस्तांतरित विषयों का प्रशासन जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा किया जाना था, तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब ये हस्तांतरित विषय क्या थे, और आरक्षित विषय क्या-क्या थे, ये आपको डिटेल में क्लास में बताया जाएगा। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि इसने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। देखो, जैसे कि 1919 के अधिनियम द्वारा क्या था, प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था। लेकिन आगे चल कर के 1935 के अधिनियम में क्या प्रावधान लाया गया है कि प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया था। दूसरा है कि इसने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है कि प्रांतीय स्वायत्तता की यहाँ पे शुरुआत हुई। यहाँ पे गवर्नर का जो अधिकार था, जो उसको बहुत ज़्यादा पावर मिली हुई थी प्रांतों में भी, तो वहाँ पे इनके अधिकार को थोड़ा कम किया गया कि अब जो प्रांत होंगे वहाँ पे ये अपने अनुसार नियम कानून बनाएँगे।
दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया, तो तीसरा भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि संघ संविधान समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। बहुत फैक्चुअल है ये कि किस समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको ये याद होना चाहिए। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखो ये ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देता है या फिर दे देगा कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है, कौन सा सही सुमेलित है, या मिलान करने के लिए दे देता है। तो इसके कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि कौन-सा कथन सही है? पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। तो देखो ये गलत है। संविधान सभा के सदस्यों को जो है प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, न कि लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। ठीक है? प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। तीसरा कह रहा है कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या होगा आपका? क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट गलत था, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित नहीं थी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है भाई कि भारत की संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यानी कि सभी लोगों को नहीं चुना गया था। इसमें क्या था कि कुछ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, कुछ लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भारत की संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर आधारित नहीं थी। दूसरा है कि संविधान सभा के कुछ सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। तो कारण आर भी आपका करेक्ट है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है, आप यहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला है कथन ए कह रहा है कि अनुच्छेद 21 ए ने शिक्षा को मूल अधिकार बनाया। तो कथन ए सही है। आप लोग को पता होगा कि अनुच्छेद 21 ए क्या है? शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है। इसमें क्या प्रावधान किया गया था भाई? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। कारण आर कह रहा है कि अनुच्छेद 21 ए 89th अमेंडमेंट द्वारा लाया गया था। देखो अनुच्छेद 21 ए को 89th अमेंडमेंट नहीं बल्कि 86th यानी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको जोड़ा गया था किसमें? आर्टिकल 45। आप लोग को ध्यान होगा आर्टिकल 45। और ये जो ये जो अनुच्छेद 21 ए है, आप लोग को ध्यान होगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया था, उसके तहत जोड़ा गया था। यानी कारण आर यहाँ पे गलत है। 89th अमेंडमेंट नहीं 86th अमेंडमेंट होगा। ओके, और ये जो है आर्टिकल 45 में जोड़ा गया था इसके तहत। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए। अनुश कथन ए और कारण आर दिया है। अनुच्छेद 20 भूतलक्षी आपराधिक कानूनों से संरक्षित करता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। यानी कि अगर मान लो आपने अभी अपराध किया है, तो ऐसा नहीं कि भविष्य में जो आपराधिक कानून आएगा उस कानून के तहत आपको सजा दी जाएगी। अभी फिलहाल में जो कानूनी सजा का प्रावधान है, आपको वही सजा मिलेगी, उसी कानून के तहत आपको सजा मिलेगी। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कारण आर कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 20 को निलंबित किया जा सकता है। तो देखो भाई राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 को निलंबित नहीं किया जा सकता। 20 और 21 निलंबित नहीं होता है। यही 2 प्रावधान ऐसे हैं जो अनुच्छेद हैं जो निलंबित नहीं होते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके, कैबिनेट मिशन दिया है, प्रारूप समिति, संविधान का अंगीकरण, संविधान सभा की पहली बैठक। ओके, अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना लाया गया था 16 मई 1946। राइटिंग थोड़ी गंदी है, आप लोग थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिएगा। रीज़न ये है कि इसकी पेंसिल ही ऐसी है कि मैं स्क्रीन पे नीट एंड क्लीन नहीं लिख पाती हूँ। और अगला है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। ओके, 29 अगस्त 1947 को। संविधान का अंगीकरण कब हुआ था भाई? 26 नवंबर 1949। ओके, नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946।
ओके, जब इसका क्रम आप इसको आप अरेंज करेंगे तो इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा? 1 4 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, बहुत बेसिक सा है कि इसे कब प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची के तौर पे। दूसरा है कि इसे औद्योगिक विनियमन तथा कराधान से संबंधित कानूनों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्रदान करने हेतु बनाया गया था। देखो भाई, ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ये भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा जैसी चीज़ों को खत्म करने के लिए, उसको विनियमित करने के लिए लाया गया था, ना कि औद्योगिक विनियमन के लिए या कराधान से संबंधित कानूनों से संबंधित ये नहीं था, तो दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है कि 2007 के सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है यदि वे मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं। तो क्या इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? तो की जा सकती है। यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी 1 और 3। दोस्तों हम लोग यहीं तक इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं, वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। ये वीडियो इतनी लंबी इसलिए भी हुई, रीज़न ये था कि इसमें मैपिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। ओके? तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। थैंक यू।